नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोलकाता से लेकर कन्नौज तक महिला उत्पीड़न की घटनाएं और उन घटनाओं में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, जो खुद को पीड़ितों का, दलितों का, महिलाओं का मसीहा खुद को साबित करते हैं, कैसे उन नेताओं की पॉलिटिक्स का डीएनए एक्सपोज हुआ है, आज आपको यह बताऊंगा। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक, ये सारे नेता आपके सामने आकर ये कहेंगे कि बॉस हम ही तो हैं जो इस देश में संविधान को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इन नेताओं के ऊपर बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इनका सारा का सारा एजेंडा सिर्फ एक है, कुछ भी करके नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाओ। इसलिए कलकत्ता से लेकर, कोलकाता की घटना से लेकर कन्नौज तक की घटना पर जो खबरें आ रही हैं, कैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक्सपोज हो रहे हैं, आज आपको देखना चाहिए। और सबसे पहले यूपी की खबर से शुरू करता हूं, फिर कोलकाता की खबर पर आऊंगा। यूपी में आपको याद होगा, कन्नौज में एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ, और उस पूरे मामले में एक व्यक्ति का नाम आया नवाब सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़ा गया हुआ बताया गया। अब उस पूरे मामले में जो डीएनए सैंपल है नवाब सिंह यादव का, वो विक्टिम से मैच कर गया है, ये पुलिस ने कह दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि कन्नौज रेप केस डीएनए सैंपल ऑफ अक्यूज नवाब सिंह यादव मैचेस विद विक्टिम। Former Samajwadi Party leader Nawab Singh Yadav is currently in jail in connection with the case. The SP, however, has distanced itself from the accused. यानी समाजवादी पार्टी खुद को आरोपी से दूर कर रही है। लेकिन आज इस डीएनए की बात क्यों करनी पड़ रही है, आपको अखिलेश यादव का एक पुराना बयान सुनाता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया डीएनए टेस्ट होना चाहिए। हालांकि यह बयान उन्होंने अयोध्या वाले मामले में दिया था, क्योंकि वहां भी जो व्यक्ति फंसा हुआ है वो भी अयोध्या के मौजूदा सांसद, जो अखिलेश यादव की पार्टी से ही आते हैं, उनका करीबी है। तो चूंकि वहां पर पीडीए का मामला है, तो वहां पर डीएनए टेस्ट होना चाहिए। डीएनए टेस्ट से दिक्कत नहीं है अखिलेश जी, सवाल यह है कि कितने मामलों में डीएनए टेस्ट की बात की गई। जब आरोपी जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए तो डीएनए टेस्ट की बात होती है। अब तो इस पूरे मामले में, कन्नौज के मामले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, और उसमें जो आरोपी है वो व्यक्ति सीधे सीधे डीएनए टेस्ट मैच कर गया। क्या अखिलेश यादव उस पर अपनी बात रखेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी तक कर क्या रही है, उसने कहा है कि भाई हमारा इससे आदमी से कोई लेना देना नहीं है, हमने इससे दूरी बना ली थी। सुब्रत पाठक जो बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि भैया अभी इसी आदमी की, नवाब सिंह यादव की जो माता जी का देहांत हुआ था, तो इनको चिट्ठी गई थी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, क्यों हुआ था ये। और इसी तरह से कई फोटोज दिखाए जाते हैं जिसमें ये नवाब सिंह दिखता है अखिलेश यादव के साथ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव की रैली के दौरान पीछे एक फोटो आई जिसमें दिखाया गया कि ये आदमी खड़ा है। इतना ही नहीं, ये आदमी इतना पावरफुल बताया गया कि इसे, नवाब सिंह को, कन्नौज में मिनी सीएम कहा जाता था जब अखिलेश यादव का जमाना होता था। अखिलेश के साथ सपा के साथ रहा ये व्यक्ति, डिंपल के लिए भी खास रहे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनके चुनाव से जुड़ा हुआ कुछ मामला इनका बताया जाता है कि वो उसमें भी थे। तो अब ये सारी बातें जो हैं वो बड़े प्रश्न खड़ी करती हैं कि चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी से इस आदमी का लेना देना नहीं है, चलिए ठीक है। आज की डेट में इसका डीएनए सैंपल मैच हो गया पीड़िता से।
अब क्या अखिलेश यादव चिल्ला चिल्लाकर मांग करेंगे कि इस आदमी को फांसी की सजा दो, या इस आदमी के सरनेम में यादव लगा है और वो अखिलेश यादव के वोट बैंक को प्रभावित कर देगा, इसलिए अखिलेश यादव नहीं बोल पाएंगे? और अखिलेश यादव छोड़िए, क्या राहुल गांधी बोल पाएंगे? जो राहुल गांधी रायबरेली की घटना के लिए चले गए थे रायबरेली, क्या अब वो अखिलेश यादव से पूछेंगे कि चलो भाई हम दोनों यूपी के लड़के जो हैं वो चल के इसमें न्याय की मांग करते हैं? नहीं कर पाएंगे बॉस, नहीं कर पाएंगे। लिख के ले लीजिए, यही है इनकी पॉलिटिक्स का असली डीएनए, कि आप और आपके अपनों का दर्द, तकलीफ, मौत, रेप, कुछ भी घटना हो, वो नरेंद्र मोदी को घेरने के काम आती है तो वो इनके लिए मायने रखती है, नहीं तो हवा में जाओ। इसी तरह से आपको अखिलेश यादव का पुराना ट्वीट दिखाता हूं भाई, उन्होंने खुद लिखा था, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो, सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। न्याय की मांग तो यह भी है सर कि पीड़िता के साथ आप कन्नौज में खड़े हों और नवाब सिंह यादव को न देखें कि भाई उससे मेरे वोट बैंक को क्या नुकसान होगा। देख लीजिएगा क्या होगा, नहीं होगा। इसी तरह से आपको अब कोलकाता की घटना बताता हूं। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का जो डीएनए है वो तो सबके सामने आ चुका, लेकिन उसमें अब टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक बड़ी खबर छाप रही है, जो कि अब भास्कर ने भी छापी है, कि कोलकाता रेप और मर्डर का आरोपी बोल रहा है कि सेमिनार रूम में गलती से गया था, पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने कहा कि डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। अब सीबीआई ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबर छप रही है वो आपको बता रहा हूं। उसमें लिखा है कि कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वो गलती से सेमिनार रूम में घुस गया था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया, वहां ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वो घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर वो लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने दावा किया कि वो ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। अब ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है अगर ये दावा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का सही है। हालांकि मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि अभी सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या मिला इसे स्पष्ट नहीं किया है, और सीबीआई को सामने आकर बताना चाहिए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है। लेकिन फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से जो खबरें छप रही हैं, अगर वो सही हैं तो वो गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं कि क्या इस पूरे मामले में जिसे दोषी बताया जा रहा है, जो फिलहाल आरोपी है, क्या उसने कुछ किया ही नहीं और कोई और है? क्योंकि भाई जो रिपोर्ट छप रही है, जिसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है, उसको अगर थोड़ी देर के लिए सही माने, तो उसके हिसाब से तो वो अंदर गया और उसको डेड बॉडी दिखी थी। तो फिर उस लड़की को मारा किसने? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये खड़ा हो जाएगा। और इसलिए इतने दिनों से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, उसको भी ये बताना चाहिए कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है, ताकि ऐसे प्रश्नों पर से जो है वो लोगों को ऐसे प्रश्न पूछने का मौका ना मिले। लेकिन सवाल ममता बनर्जी सरकार पर अब भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। और इतना ही नहीं, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि भाई वहां पर अगर आप देखेंगे, उनका दावा यह है कि रेप पीड़ित का परिवार नजरबंद है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीड़ित के माता पिता के नजरबंद होने का दावा कर दिया है। अधीर ने शनिवार यानी 31 अगस्त को कहा कि उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से मुलाकात की। पुलिस ने उन्हें नजरबंद करके रखा है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, चारों ओर मोर्चाबंदी कर दी गई है। सीआईएसएफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब यह बड़ा दावा अधीर रंजन चौधरी कर रहा है। तो लेकिन सवाल है कि अधीर रंजन चौधरी अगर कह रहे हैं कि पीड़िता के परिवार को नजरबंद किया गया, तो राहुल गांधी कहां है? कोलकाता जाने वाली ट्रेन, फ्लाइट सब बंद है क्या? या कोलकाता जाने के लिए राहुल गांधी को किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? ये है इनकी पॉलिटिक्स का डीएनए। ये है ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का डीएनए और ये है अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का डीएनए। इनको फर्क नहीं पड़ता। और राहुल गांधी की महिला सम्मान की पॉलिटिक्स का डीएनए देखना हो तो आपको केरल की खबर भी देखनी चाहिए, जहां पर हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी वहां पर जो मलयाली सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने आरोप लगाया महिलाओं ने कि उनका उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ काम देने के नाम पर, वो मामले में आप देखिए 4 साल पहले रिपोर्ट आई थी। 4 क्या, 2019 में रिपोर्ट आई, 5 साल पहले।
और 4.5 साल तक ये रिपोर्ट आने के बावजूद उस पर सरकार बैठी रही। वो तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया तब जाकर उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। और जिस लड़की का रेप हुआ वो तो 2017 में हुआ और उसमें बाद में उसको और प्रताड़ित किया गया। ये है इन लोगों का डीएनए। कोई राहुल गांधी से पूछे, भाई केरल से ही सांसद बन के आए थे ना, वायनाड से। केरल की इतनी बड़ी घटना, महिलाओं के साथ यौन शोषण पे यौन शोषण हो रहा है, 4-4.5 साल से रिपोर्ट आके पड़ी हुई है कि हाँ ये हुआ है। कहां थे राहुल गांधी? वो जो लेफ्ट का पूरा इकोसिस्टम हंगामा खड़ा करता है, लेफ्ट की सरकार है केरल में, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे 4.5 साल से ये रिपोर्ट पड़ी हुई है। पूरे देश में आपने कितना हंगामा सुना? वो जो बॉलीवुड का इकोसिस्टम है उसने कोई हंगामा किया कि भाई मलयाली फिल्मों में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी इज्जत नहीं है क्या? कोई हैशटैग देखा आपने? नहीं देखा। ये है इन लोगों की पॉलिटिक्स का डीएनए और इनके इकोसिस्टम का डीएनए। और ये लोग नहीं बोलेंगे, किसी भी खबर पे नहीं बोलेंगे। अभी अमानतुल्लाह खान जो है आम आदमी पार्टी का विधायक, उनके गिरफ्तार होने की खबर है। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया। नहीं बोलेगा पूरा गठबंधन, इस पे कुछ नहीं बोलेगा। बॉस आप लिख के रख लीजिए। और जो लोग एक्शन लेते हैं उनको क्या है भाई? भाई अदालतों में करोड़ों केस पेंडिंग है। निर्भया तक के मामले में न्याय मिलने में सालों साल लग गए। अब एक बुलडोजर मॉडल आया कि लोगों में कम से कम डर पैदा हो, ताकि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है वो कम हो। तो वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो गाइडलाइन जारी करेगा बुलडोजर चलने से पहले, क्या क्या चीजें फॉलो होनी चाहिए। अदालत खुद तो ये सुनिश्चित कर नहीं पा रहा कि लोगों में डर पैदा हो कि वो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के पहले कांप जाएं कि मुझे ऐसा नहीं करना। और उनकी अदालतों की अपनी जो भी रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन जो सरकारें हैं अगर वो कोई एक नजीर पैदा करना चाहती हैं और उसमें वो ये मैसेज देना चाहती हैं कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो अब उसमें गाइडलाइंस आने वाली है। अब वो गाइडलाइंस क्या होंगी नहीं होंगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इससे आगे क्या होगा नहीं होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर इतना आपको भी बताना चाहिए इस वीडियो में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस देश का ऑपोजिशन गंभीर पॉलिटिक्स कर रहा है? उसको आपसे, आपकी समस्याओं से, महिलाओं की इज्जत से कोई मतलब है? क्या उन्हें देखकर आपको लगता है कि हाँ यार ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, या इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि नरेंद्र मोदी को घेरो और आपस में सेटिंग गेटिंग करके रखो कि तुम्हारे राज्य में कुछ हो रहा है मैं नहीं बोलूंगा, मेरे राज्य में कुछ हो रहा है तुम मत बोलो। ये इनकी पॉलिटिक्स है, ये इनकी पॉलिटिक्स का डीएनए है। और महिला उत्पीड़न जैसे मामले में ये डीएनए है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। नमस्कार।